शुरू किया जाए बेटा। चर्चा क्या हो रही थी बेटा, किस टॉपिक पे? मुझे लगता है राज्यपाल पे हम लोग बात कर रहे थे ना बेटा, बोले? अच्छा, राज्य की परिभाषा तो फिर परिभाषा हो गई ना। राज्य माने क्या? इसे लॉक कर लेना, साउंड ऑन चेक कर लेना जरा। राज्य माने नहीं नहीं, ऐसा ऐसा परिभाषा नहीं दिया। राज्य माने वह जिसका वर्णन संविधान के अनुसूची 1 में है ना। अब जो लिखे हो उसमें 12। तो जैसा हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था ना बेटा कि पहले कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वही क्रम यहाँ भी होगा। हेडिंग बनाए, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की क्या बेटा? कार्यपालिका। क्लियर हुआ? संविधान शुरू होने के पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि संविधान में कुछ भी नहीं होता बेटा। संविधान में सिर्फ उस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का वर्णन होता है। बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं जैसे नागरिकता है, राज्य का वर्णन है, परिभाषा, अब ये सब तो देना ही पड़ेगा भाई। अगर आप किसी देश के संविधान बना रहे हैं तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि संविधान किस पे लागू होना है, किस पे नहीं लागू होना है, किसको हम लोग नागरिक मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब तो अलग से लिखना ही पड़ता है। लेकिन मेन कंटेंट है बेटा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और आपने देखा भी कि भाग 5 में लगभग 100 अनुच्छेद थे। तो 395 में तो 100 ठो अकेले इधर ही चला गया, और इधर 152 से 237 तक यहाँ भी ठीक ही ठाक मामला निपट गया। तो आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इर्द गिर्द इसी के होता है जो मैंने आपको बताया। बाकी भी चर्चा करनी ही पड़ती है, वो सब चर्चा होती है संविधान में। तो राज्य के मैंने आपको बोला था कि भारत में राज्यों के संविधान अलग हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के संविधान अलग अलग नहीं है। क्लियर है बेटा? प्रत्येक संविधान राज्य का है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग अलग नहीं है, कॉमन फॉर्मेट का है। तो अभी तो इसका महत्व आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब मेंस में जाएंगे और आपको ये पूछेगा कि भारत कि संविधान की प्रकृति क्या है, एकात्मक की ओर है, बड़ा अजीब अजीब तरह से पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने देखा था कि एकात्मक संविधान संघात्मक के आवरण में लिपटा है। अब बताइए, हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है कि संविधान पूछ रहे हैं? यानी संविधान का स्वरूप एकात्मक है परंतु संघात्मक आवरण में लिपटा हुआ है। क्या लिखोगे भैया जी? ये सब तकलीफ वाली बात है ना बेटा। पढ़े तो पूरा संविधान है। यही सब आपको बताना है कि जो हमारा संविधान है उसमें सबसे बड़ी परेशानी न्यायपालिका की दिख रही है। न्यायपालिका संघात्मक होनी चाहिए जो एकात्मक है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको ढेर सारी चीजें दिखेंगी। संविधान में सबसे बड़ा संकट राज्यपाल का भी है, क्योंकि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। और किसी भी संघात्मक व्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा केंद्र का प्रतिनिधि है। वही राग अलापता है जो केंद्र की ओर से इशारा होता है कि ध्रुपद गाइए तो ध्रुपद गाने लगता है, ख्याल गायकी होगी ख्याल गाने लगता है। राज्यपाल अपने मन से कहाँ कुछ कर पाता है। विगत वर्षों में आपने देखा ही होगा राज्यपालों की भूमिका कि हमेशा वो केंद्र के इशारे पे काम करते हैं। अब दिल्ली में तो खैर एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आप देखते हो क्या हाल चाल है उनका। एकदम जो केंद्र से इशारा होता है वही गवर्नर महोदय करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है? दुनिया के किसी संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल का पद ऐसा नहीं होता कि केंद्र का एजेंट ले आके हमारे घर में बैठा दो। अरे वो आपका घर है तो मेरा घर है, मेरे घर में तेरा आदमी कहाँ आएगा? और आए तो ठीक है, बास बन के आएगा।
राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है जो राज्य में आके सबसे ऊपर बैठ जाता है, तो ये राज्य की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा कि जिन राज्यों में केंद्र वाली पार्टी की सरकारें हैं, यानी बीजेपी की सरकारें, अब खुल के सुनो हर्जा क्या है, वहां राज्यपाल मुख्यमंत्री में बहुत बढ़िया संबंध रहता है, बड़ी हार्दिक माहौल और बड़ा प्यार मोहब्बत का मामला है। और जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में क्या रिश्ता है वो रोज ही देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में गवर्नर और दीदी के बीच में क्या रिश्ता है रोज दिखता है। ये कॉन्फ्लिक्ट की विषय वस्तु है और होगा ही भैया। मेरे घर में आपको हेड नियुक्त करना है और आपको अगर मुझसे थोड़ी ईर्ष्या होगी तो एक ऐसे हेड की नियुक्ति कर देंगे जिससे मेरी पटती नहीं हो, तो डेली बवाल होता रहेगा घर में, यही होता है। लेकिन जहां पे भाई एक ही पार्टी की सरकार है वहां तो पता ही नहीं चलता कि गवर्नर भी कुछ है। तो ये एक बड़ा विवादित प्रश्न है। हमारे यहाँ एक आयोग बना था बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत आयोग बने, जिसका नाम है सरकारिया आयोग। कभी नजर से गुजरा है तो गुजर जाए तो बड़ा अच्छा है। RS सरकारिया एक आयोग बना, उनसे यही पूछा गया था कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे मधुर संबंध होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले हमला राज्यपाल ही पर बोला। उन्होंने कहा कि विवाद की विषय वस्तु कोई और नहीं, राज्यपाल है। और उन्होंने ये सलाह दिया था कि किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करे केंद्र, ठीक है संविधान में लिखा है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेते हैं परामर्श। भाई जहां बीजेपी की सरकार है वहां लेना लेना कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जहां गैर बीजेपी की सरकार है वहां तो ले लो ना, मुख्यमंत्री से राय ले लो कि भाई फलाने को बनाए तो पटेगी, बड़ा जरूरी है ना। तो ये है बेटा, बड़ा विवादित मामला है। और जब आप लिखें तो आपको ये जरूर इंट्रोड्यूस करना होगा। जब आप लिखें तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि संघात्मक व्यवस्था में राज्य के संविधान अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं अलग अलग है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट आपको जगह जगह मिलेंगे, हम इशारा करते चलेंगे और जब देखेंगे कंक्लूड हो जाएगा तो हम सारे पॉइंट को एक जगह आपको दे देंगे। जब ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको इन पॉइंट पे हिट करना है, लिखना है। जैसे एक पॉइंट और है बेटा, थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। आपातकालीन उपबंध बाय द वे आपने पढ़ा है, लेकिन बड़ी सरसरी नजर से पढ़ा है। 356, अरे 352, 356, 360 पढ़ा है आपने। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात, और एक व्यक्ति आपात। एक बात मुझे बताइए, राज्य की जो सरकार होती है उसे भी तो जनता ही चुनती है ना भैया। राज्य की जो सरकारें बनती हैं, मुख्यमंत्री और फलाना जमाका, ये अपने से उड़ के चले आते हैं, इनको भी जनता ही चुनती है ना। लेकिन केंद्र सरकार 1 सेकंड में घर भेज देगी सबको, सब घर जाएंगे, खेती बाड़ी करिए। अब आप कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई अंतरिम मंत्री नहीं है। केंद्र अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेगा, एक पल में सरकार को बर्खास्त करेगा, 1 सेकंड में। सौभाग्य है कि आजकल इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। परंपराओं से बहुत कुछ होता है। इंदिरा गांधी के जमाने में ना, अगर किसी प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो कोई 5 साल पूरा कर नहीं पाया, बीच में उसको ले डूबी जरूर, बर्खास्त कर देती सरकार को, सारे विधायक घर जाओ, खत्म कहानी, विधानसभा भंग, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये बेटा आपको लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? एक चुनी हुई सरकार को केंद्र की सरकार 1 मिनट में घर भेज सकती है, घड़ी देख के, पैदल पैदल कर देंगे, पैदल, अत्ती बत्ती सब खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, आपको भी कोई बर्खास्त कर सकता है, केंद्र की सरकार भी तो बर्खास्त हो सकती है, आप भी तो गलत सलत कर सकते हो ना, वहां कोई व्यवस्था नहीं। राज्यों की सरकार को 1 पल में मिट्टी में मिला देंगे, 1 पल में, अगर वो मन बना लें तो। अच्छी बात यह है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। केंद्र की सरकार अब ये दुस्साहस नहीं कर रही है कि जहां गैर बीजेपी की सरकारें उन्हें बर्खास्त कर दें, बहाने तो मिल ही जाते हैं।
अरे अभी बंगाल में बहाना नहीं मिल रहा है, पंचायत का चुनाव हो रहा है, देख लो रोज बमबाजी हो रही, रोज मर रहे हैं लोग, इससे बढ़िया बहाना क्या होगा कि प्रदेश सरकार अब संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही, लैंड ऑर्डर अब गड़बड़ा रहा है, अब आप जाओ घर, हम आ रहे हैं ठीक करने, और जो घर जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा चुनाव से ही आएंगे, जनता चुनेगी तभी आएंगे आप। ये बड़ा खराब है बेटा, 356 भी ठीक नहीं है। साथ में एक दिन आपको मैंने हंसी मजाक में बताया था, हमारे यहाँ एक अखिल भारतीय सेवा होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, कौन कौन है भाई? आईईएस, आईएमएस, आईजीएस, सब तीन है। तो ये अखिल भारतीय सेवा भी मैंने एक दिन हल्के फुल्के ढंग से आपको बताया था, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होती। मेरे घर में नौकर कौन होगा ये आप निर्धारित नहीं करेंगे, मैं निर्धारित करूंगा, और मेरे घर में नौकर कौन होगा ये आप निर्धारित करोगे, तो नौकर काम कम मुखबिरी ज्यादा करेगा। क्या बतिया रहे हैं लोग, तुरंत बताएगा जिसने नियुक्त किया कैसे इससे बात हो रही थी, तो हमारी सुंदरता बाधित नहीं होगी। रात दिन मेरे सर पे सवार रहोगे, मेरे घर की मुखबिरी करोगे बाहर। और दूसरा ये कि काम वाम बताएंगे तो ऐठन दिखाओगे, नहीं करेंगे, फिर ऐसा नौकर अगर घर में आ जाए तो नर्क के अलावा कुछ नहीं है। और आईएएस और आईपीएस और आईएफएस ऐसे ही नौकर हैं, यहाँ ऐठन दिखाते हैं। आपको पता नहीं है, बाई द वे कोई परिचित आईएएस वगैरह हो ना, तो उसे बात करके देख लीजिएगा, ठेंगे पे रखते हैं मंत्री मंत्री को, ठीक है, थोड़ा बहुत सुनते हैं तो योगी जी को, बाकी किसी की सुनते नहीं, और कुछ इतने अक्कड़ है कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते, खाली इसलिए सुन लेते हैं कि ट्रांसफर फोर्सिंग ये लोग कर लेते हैं तो जिला उला ठीक ठाक मिल जाए। बाल भी बांका नहीं कर सकते मुख्यमंत्री किसी आईएएस का, जिसको हल्का पद मत समझना, कुछ नहीं बना बिगाड़ पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा पदाधिकारी आ जाए भैया तो फिर तो बढ़िया काम होगा, जिसका मुख्यमंत्री भी कुछ बना बिगाड़ ना पाए वो डरेगा किसी से? हाँ डरते हैं, हैं काहे डरते हैं फिर? हाँ बढ़िया जिला चाहिए, बढ़िया जिला मतलब जो थोड़ा साफ सुथरा हो, है ना? हाँ मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, बढ़िया जिला माने जहाँ थोड़ा मलाईदार जिला हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, हाँ पैसा हो। ये आपको बताऊं कि जैसे कभी डीएम जिस जिले में हो उस जिले में अगर बाढ़ आ जाए, डीएम आप जहाँ के हैं वहाँ सूखा पड़ जाए, तो मुझे लगता है डीएम की जिंदगी में बहार तो आई जाती है, वो इंतजार करता है कि काश बाढ़ आ जाती, तो उसकी जिंदगी में पैसे की बाढ़ तो आई जाएगी, इसलिए थोड़ा परेशान रहते हैं लोग, बाकी डीएम का क्या बना बिगाड़ लेगा। मुझे लगता है एक आपने ध्यान नहीं होगा, एक महिला आईएएस अधिकारी थी, नई नई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो मीडिया वाले पूछे कि मैडम आप सस्पेंड हो गई, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सस्पेंड का मतलब जानते हो क्या है? कि आपसे काम नहीं लेंगे, आप घर पे बैठिए, सैलरी आपको पूरी देंगे। अरे भैया इससे बढ़िया नौकरी धरती पर और कौन हो सकती है? लेकिन ये लोग चीखने लगते हैं, ना ना हमसे काम लीजिए, काम लेंगे तभी तो काम होगा, काम नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा? तो इसीलिए बेटा बहुत शानदार पद है और इसको बनाया गया, और केंद्र सरकार 1 मिनट में वापस बुला लेगी, जिस दिन केंद्र सरकार मन बनाएगी 1 मिनट में इनको वापस केंद्र में बुला लेगी, सचिवालय में या यहाँ वहाँ दुनिया भर के काम है इनको सौंप देगी, फिर राज्य तो कुछ ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। वही हाल आईपीएस का, अगर बहुत तंग किया ना आईपीएस को, और आईपीएस को अगर जरिया बनाया ना पैसा कमाने का, कभी कभी प्रदेश सरकार ये सब भी करने लगती है, तो आईपीएस को बुला लेगी केंद्र सरकार सीबीआई की, और उसी को भेज देगी जाके पकड़ो इसको, वो तो सब जान ही रहा है, एक पल में धरेगा भाई, उसी के माध्यम से 3-5 किए हो,
और उसको केंद्र ने बुला के सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया या कुछ भी बना दिया, और उसी को भेजेगी भी इनके खिलाफ पकड़ो, पकड़ धकड़ करो, तो वो तो पकड़ ही लेगा। ये बड़े विचित्र पद है बेटा। आईपीएस इस देश में इतना शानदार पद है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बस एक ही जगह वो नहीं जाता, सेना में, बाकी वो हर जगह जाता है। पुलिस में तो देख ही रहे हो, सीबीआई में चला जाएगा, ईडी में चला जाएगा, विजिलेंस में चला जाएगा, सीआरपीएफ में चला जाएगा, बीएसएफ में चला जाएगा, आईटीबीपी में चला जाएगा, सीआईएसएफ में चला जाएगा। हर जगह इनकी ट्रांसफर होगा। मालूम चला कि बीएसएफ के आईजी कौन है? आईपीएस है। बीएसएफ नहीं लिखेंगे, आईपीएस लिखा मिलेगा। तो ये बड़ा शानदार पद है ही है बेटा, इसमें कहने की बात नहीं है। तो ये भी संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ है। मुझे लगता है गौर से सोचें, तो जब आप लिखोगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, अभी आगे बहुत कुछ दिखेगा। अभी हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, है ना। जैसे हमारे संविधान में जब आप केंद्र राज्य संबंध पे पढ़ेंगे, हम बात करेंगे आपसे, उसमें लिखा हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषयों को बांट दिया गया। साथ में ये भी लिखा गया कि भविष्य में अगर कोई नया विषय उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो ही जाएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो साइबर इंटरनेट था, एक नया विषय आ गया ना। अब ये किसी न किसी के अधीन तो दिया गया होगा ना, इस पे निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार किसका होगा। ऐसे हमेशा नए नए विषय पैदा हो जाते हैं देश में ना बेटा, समय काल के साथ। तो संविधान में ये लिखा हुआ है, जब कोई नया विषय उत्पन्न हो जाएगा तो उस विषय को हम लोग अवशिष्ट विषय कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अवशिष्ट विषय। क्लियर है? यानी वह विषय जो अब तक समझा ही नहीं गया, सोचा ही नहीं गया, और संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई नया विषय उत्पन्न होगा, अगर, तो अवशिष्ट विषय कहलाएगा, और उन विषयों पे अधिकार केंद्र सरकार का होगा। क्लियर है? पूरी दुनिया में हर संविधान में यही लिखा जाता है कि यदि कोई नया विषय होगा तो अवशिष्ट विषय कहलाएगा, उन विषयों पे राज्य का अधिकार होगा। हमारे यहाँ तो उलट ही गंगा बह रही है। ये भी संघात्मक व्यवस्था। नया विषय पैदा होगा, आपका कहाँ होगा? राज्य फैसला करते हैं ना संघ होगा, कि संघ फैसला करते हैं कि राज्य होगा? तो राज्य अगर फैसला करते हैं संघ होगा तो पहले मेरा अधिकार होगा, फिर हम बताएंगे आपको देंगे कि नहीं देंगे। ये सब बेटा अगर आप हिट करोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फिर उसे ये समझ में आएगा कि बच्चे को संविधान की ठीक ठाक समझ है, और आपको नंबर मिलेगा। अंड बंड करोगे तो अंड बंड नंबर दे देगा, है ना बेटा। तो बहुत दूर तक चलना है बेटा, उतना ही नहीं जितना संविधान देख रहा है। प्रीलिम्स एक एग्जाम है, लेकिन प्रीलिम्स ही एग्जाम नहीं है सब कुछ, और प्रीलिम्स तो कोई एग्जाम ही नहीं है, ये तो छटनी परीक्षा है। ये कोई परीक्षा थोड़ी, इसके नंबर संबर आगे कहीं जोड़े ही नहीं जाते। बस ये है कि वो क्रॉस करा दिया जाता है, चलो आओ इधर, अब आपको भागो घर, घर भगा दिया जाता है। तो वो जो बच्चे हैं जिनको छांटा जाता है वो परीक्षा में शामिल होते हैं। तो प्री कोई एग्जाम नहीं है बेटा, स्क्रीनिंग टेस्ट है ये छटनी परीक्षा है। मूर्ख टाइप के लोगों को बाहर किया जाता है कि इनको भगाइए, इनकी कॉपी कौन देखेगा, ये सब है बेटा। बहरहाल शुरुआत करें। हेडिंग बनाए, राज्य की कार्यपालिका, हेडिंग बनाए बेटा, और पहला ही पद नाम लिखना पड़ेगा राज्यपाल। गवर्नर सवर्नर जो भी मन करे लिख सकते हो, सवर्नर नहीं, गवर्नर है ना, गवर्नर। इस पद की अवधारणा कहां से लिया भैया जी? कहीं से लिया होगा या खुद से सोचा होगा? इतने सोचने वाले हम लोग हैं नहीं, और बेवजह दिमाग वमाग खर्च नहीं करते, है ना। जो चीजें कॉपी पेस्ट हो सकती है उसे कॉपी पेस्ट करो। हमारी भी आदत है, सरकार की भी आदत है ना। जो कॉपी पेस्ट हो सकता है उस पर दिमाग क्यों खर्च करना। ये पद हमने लिया है बेटा कनाडा से, ठीक है। राज्यपाल के पद की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। कहां के बेटा? कनाडा।
नाम सुना है? एक बदमाश है ना, ट्रूडो, बहुत बदमाश आदमी। सुन लो थोड़ा। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां इसमें बहुत तेज हो रही हैं, बहुत ही तेज हो रही हैं। सिख फॉर जस्टिस के नाम से सारा कैंपेन कनाडा से चल रहा है, और बड़ी परेशानी यह है कि इस कैंपेन के नेता लोग कनाडा की सरकार में सहयोगी हैं। तो रोज वहां सड़क पे ड्रामा हो रहा है, खालिस्तान धमाका, ये वो। भारत सरकार के एकदम तन बदन में आग लगी हुई है कि नालायक कहीं के। लेकिन अब वो अलग प्रकार का देश है, सब मानता ही नहीं। अभी अभी हाल में हुआ, भारत सरकार बहुत नाराज है, कनाडा के राजदूत को समन किया, आइए और ये सब मत करिए। जस्टिन ट्रूडो आए थे भारत में घूमने 2-3 साल पहले, और भारत उनकी औकात बताई। देखो, जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाता है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका वेलकम होता है, उसकी सुरक्षा होती है, उसका खाना पीना होता है, उसका रहन सहन होता है। और जब किसी की औकात, जैसे ये समझो, बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी के घर में मिलने गए और आपको घर वाले अगर महत्व दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो पहले तो घर का मुखिया आपके पास आएगा, आपसे हाल चाल लेगा, शायद पूरा घर ही आके बैठ जाए कि ठीक है, ऐसा है वैसा है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके घर में आएगा तो क्या हम लोग उसको महत्व नहीं देते? बहुत महत्व देते हैं। घर के सारे जो सीनियर सदस्य हैं जरूर उससे मिलते हैं, बात करते हैं, हालचाल लेते हैं। और अगर किसी को बेइज्जत करना है, जैसे घंटी बजा और दिख गया, पहले तो गरियाएंगे मनी में, आ गया है ना, और फिर बैठा देंगे, बैठो, वहां गए हो तो भगाएंगे कैसे, बैठो। अब 15 मिनट अकेले बैठे, कोई अटेंड ही करने नहीं आ रहा है। फिर मालूम चला कि घर का एक बच्चा भेज दिया है कि जाओ अटेंड करो, एक आध गिलास पानी वानी पिला दिया। अब महसूस आपको होगा कि आपको बेइज्जत किया जा रहा है, कोई मिलने ही नहीं आ रहा है आपसे। तो हमने यही किया इस नालायक के साथ कि जैसे ही आया, अब ऐसे समझो ना कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आए तो एयरपोर्ट पे उसके स्वागत के लिए 2 सिपाही भेज दीजिए, होमगार्ड भेज दीजिए। अब समस्या ये है कि आप कितना बेइज्जत करोगे भाई किसी को, और इसके साथ हम लोगों ने यही किया। एक सचिवालय के बहुत छोटे स्तर के अधिकारी को भेज दिया गया कि जाइए उसका स्वागत करिए। अदरवाइज आपने देखा होगा, मोदी जाते हैं ना तो उस देश का राष्ट्रपति ही खड़ा हो जाता है सीढ़ी के नीचे। तब तो लगता है कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सम्मान दिख रहा है। पागल हो गए हैं लोग सम्मान के लिए। तो कहीं कोई कभी नाच गाना, दुनिया भर की सारी चीजें मैनेज की जाती हैं, कल्चरल प्रोग्राम, ताकि इनको लगे अच्छा। अरे मोदी जी गए थे, जलवा उलवा बढ़िया था अमेरिका में, देखा ही होगा आपने, पति पत्नी दोनों लोग मौजूद थे। जो बाइडेन थे उनकी मिसेज भी थी स्वागत के लिए। इसके लिए वो अधिकारी, नमस्ते सर, आइए। सर आ गए। अब सर घूमने जा रहे हैं, 2 सिपाही लगे खाली सुरक्षा के, उससे ज्यादा तो हमारे विधायक की सुरक्षा रहती है। इसको कायदे से पानी पिलाया भारत ने इसको, और यह है भी बदतमीज आदमी, इसकी सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। जैसे किसी को महसूस होता है बेइज्जती, उसको महसूस भी नहीं हो रहा था। यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, ताजमहल में अकेले जाके फोटो खिंचा रहा है, सरकार से कोई लेना ही देना नहीं, जहां मन करे वहां जाओ, मर जाओ जाके। तो ये होता है बेटा। तो कनाडा है बेटा वो देश, वहीं से हमने अवधारणा ग्रहण की। बहरहाल लिखे बेटा, आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 लिखें, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या बेटा, एक राज्यपाल होगा। बस इतना ही लिखा गया है। वो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके क्या अधिकार होंगे, ये यहां नहीं लिखा गया। सिर्फ इतना लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
है ना। अब इसका अर्थ थोड़ा समझना होगा, टाइम तो छोटी है, भाव इसका थोड़ा समझना होगा। जब ये कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब क्या कि हर राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल होगा, एक ही व्यक्ति हर राज्य का राज्यपाल होगा? क्या मतलब इसका निकलता? पढ़िए बेटा, पढ़ के समझिए। हम आपसे कहें कि प्रत्येक छात्र के लिए एक अध्यापक होगा, इसका मतलब है कि हर छात्र के लिए अलग अलग टीचर होगा? या एक ही टीचर सारे छात्रों के लिए अगर हो तो क्या हर छात्र के लिए एक टीचर नहीं है? जरा से इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लास में 100 बच्चे हैं और एक टीचर अगर है 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या हर बच्चे के लिए एक टीचर नहीं है? अब आप इसका अर्थ ये समझ रहे हो कि हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचर हो, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक छात्र के लिए एक टीचर होगा। आपने इसका अर्थ निकाल लिया कि हर छात्र के लिए अलग अलग टीचर होगा। छात्र के लिए टीचर जरूर होगा, क्लियर है? अब इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा है कि हर छात्र के लिए अलग अलग टीचर होगा, वही वैसा ही शब्द है ना। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो एक तो राज्यपाल जरूर होगा हर राज्य के लिए। वो सबके लिए अलग अलग हो या एक ही सबके लिए हो, ये अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर है बेटा? ये पेज फंस गई, क्लियर नहीं हो रहा था, और मुझे लगता है जो आपने भी समझा था वही समझा गया, हर राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल होगा। तो फिर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956, और संशोधन करके एकदम क्लियर कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और मुझे लगता है अनुच्छेद 153 का उल्लंघन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जस्टिफाई कर दिया गया, माने साफ साफ लिख दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आज की डेट में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है बेटा? अब समस्या नहीं पैदा हो गई कि जब एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो तनख्वाह उसको दुगनी मिलेगी, या 3 राज्यों का राज्यपाल है तो 3 गुना मिलेगी, या 15 राज्यों का राज्यपाल हो गया तो 15 बार तनख्वाह मिलेगी? क्या मामला दिख रहा है आपको? अच्छा, एक बात और समझ लो, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में नीति विषयक तत्वों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। कार्य अगर समान होगा तो वेतन समान होगा, कार्य अगर अलग होगा तो वेतन भी अलग होना पड़ेगा। तो अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर 3 राज्यों का राज्यपाल है, कम से कम 56 के बाद तो संभव ही है, तो क्या उसको वेतन 3 बार मिले? तो हम पागल हैं जो 3 जगह का बवाल लेके सर पे झेलें? अरे हम नहीं बनेंगे भैया, काहे बना रहे बेवजह? बर्डन ही तो आएगा, और क्या होगा? तो वेतन 3 बार नहीं मिलेगा? अच्छा चलो नहीं मिलेगा, हम मान रहे हैं नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। कौन देगा? कौन वाला राज्य है? जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए 2 राज्यों का राज्यपाल हो गया, तो कौन वाला राज्य वेतन देगा? हम आपको विकल्प दे रहे हैं, घबराइए मत। अरे सुन लो सुन लो, बारी बारी से, क्रमिक रूप से, पहले एक राज्य का राज्य की सरकार उसको वेतन देगी, फिर दूसरे वाले राज्य की देगी, फिर अगले महीना में इनकी, फिर अगले महीना में इनकी। ये तो न्याय संगत लग रहा है। अच्छा मान ली आधे महीने में ही निकल लिए, तब तो कहेंगे तब आधे महीने का ही दीजिए, दिहाड़ी मजदूरी हुई है। अच्छा, तो ये विकल्प मैंने दिया कि बारी बारी से संबंधित राज्य देंगे, ए। दूसरा, वेतन उसको 2 बार मिलेगा, प्रत्येक राज्य अपना अपने हिस्से से वेतन देगा, राज्यपाल का जो पूरा वेतन होता है हर राज्य देगा, अगर वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो। तीसरा, 50-50% बटेगा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो जो होगा वो आप बताएंगे। नहीं बेईमानी होगी ना बेटा,
फिर तो हर राज्य यही चाहेगा कि हमारा राज्यपाल मत नियुक्त करिए, फलाने वाले को चार्ज दे दीजिए, कम से कम तनख्वाह तो बचेगी। बोल नहीं रहे। तो इनमें से कोई नहीं तो उत्तर सही है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो नहीं सही है। सही उत्तर ये है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का कार्यभार सौंपेगा तो खुद अपने आदेश में निर्धारित करेगा उसका वेतन उन राज्यों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये पूरा अधिकार राष्ट्रपति का है। वो चाहे तो ये भी आदेश दे सकता है कि जो मूल राज्य की नियुक्त किया गया था वही वेतन देगा, दूसरा राज्य नहीं देगा। वो चाहे तो 80-20 के अनुपात में बांट दे, वो चाहे तो 60-40 के अनुपात में बांट दे, वो चाहे तो पहले राज्य को मुक्त करके जिनका कार्यभार ग्रहण किया उन्हीं की जिम्मे लगा दे। यानी ये राज्यपाल के राष्ट्रपति के पूरे अधिकार में है कि वो अब जब नियुक्त करेगा तभी वो आदेश निर्धारित करेगा कि इसका वेतन कैसे दिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि वेतन दोहरा नहीं दिया जाएगा। जो राज्यपाल का वेतन है वेतन वही मिलेगा, लेकिन उन राज्यों में किस अनुपात में बटेगा ये फैसला करेंगे। और मुझे लगता है जो आपने बोला 50-50%, ये थोड़ा न्याय संगत भी लग रहा है, यही करते होंगे, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। नीचे एक नोट लिखो बेटा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान बनाया गया कि सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था बेटा? 1956 में यह प्रावधान बनाया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है बेटा? ऐसी दशा में उसका वेतन उन राज्यों में उस अनुपात में प्रदान किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्धारित करें। जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश में क्या करें बेटा? निर्धारित करें। क्लियर हुआ? नोट लिखे हो ना बेटा? इसको नंबर 1 कर दीजिए। और लिखिए नोट नंबर 2। लिखें, एक छोटा सा हेडिंग बना लो बेटा, उसी में सरकारिया आयोग, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकारी नहीं, सरकारिया। एक्चुअली किसी का नाम है ये, RS सरकारिया इनका नाम था। तो अक्सर आप देखते हैं कि जिनका जो नाम होता है आयोग का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता है। राजमन्नार आयोग, तो समझ में आ ही रहा है, राजमन्नार किसी का नाम रहा होगा, उन्हीं की अध्यक्षता में आयोग बना होगा, सो कह दिया गया। ये सरकारिया आयोग बना बेटा, और ये बना इसीलिए कि केंद्र राज्य का संबंध जो बिगड़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने कहा उसके पीछे कारण राज्यपाल है। ये राज्यपाल का पद ही सबसे बड़ा कारण, अभी हम बात करेंगे बेटा। तो सरकारी आयोग ने क्या कहा, क्या रिकमेंडेशन दिया कि संबंध अच्छे कैसे हो जाए, तो ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है कंपटीशन में, तो मैं चाहता हूं कि 2 लाइन जरूर लिखा जाए। सरकारी आयोग 1983,
हाँ लिखें, राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में एक गतिरोध के रूप में विद्यमान रहा है। राज्यपाल का पद केंद्र राज्य के मध्य एक गतिरोध के रूप में रहा है। मुझे लगता है आपको मैंने एक रफ आइडिया दिया कि क्यों रहा है, कारण मैंने बताया ही। आगे लिखें, इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों के विषय में केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सरकारीय आयोग का गठन किया गया। सरकारीय आयोग का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। तो इन्होंने कुछ सलाह दिया बेटा, सरकारी आयोग ने कुछ बताया होगा कि कैसे ठीक किया जाए। तो एक छोटी सी हेडिंग फिर बना लें, सिफारिश या परामर्श। नीचे एक हेडिंग बना लो, सिफारिश या परामर्श। बहुत पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, आयोग सिर्फ परामर्श देते हैं, आदेश नहीं दे सकते। अब परामर्श को सरकार माने न माने ये सरकार की मर्जी। तो जितने आयोग होते हैं, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वो गैर संवैधानिक हो, जैसे सरकारी आयोग क्या है? गैर संवैधानिक है, इसका वर्णन संविधान में थोड़ी किया गया है। हाँ, वित्त आयोग संवैधानिक है, चुनाव आयोग संवैधानिक है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, इसका वर्णन संविधान में है। चाहे वो आयोग संवैधानिक हो चाहे वो आयोग गैर संवैधानिक हो, हर आयोग सिर्फ सलाह देता है। क्लियर है बेटा? आयोग आदेश नहीं दे सकते। तो क्या इन्होंने सिफारिश की, क्या सलाह दिया? जरा क्रम से लिखो, पॉइंट बना के। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या बेटा? परामर्श लेना चाहिए। इसके लिए संबंधित राज्य के, क्या राज्यपाल लिखवा दिया क्या? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए, लिखा बेटा? इसके लिए अनुच्छेद 155 को संशोधित करना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 155 को क्या करना चाहिए बेटा? संशोधित करना चाहिए। काहे 155 के पीछे पड़ गए? अभी तो हम लोग 153 पढ़ रहे हैं ना भैया, अभी आ रहा है 155, धैर्य से इंतजार करिए। अनुच्छेद 155 में ही लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो कह रहे हैं कि उसी में एक लाइन जोड़ दीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले, तब न बाध्यकारी होगा। अभी तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो जब तक उसको संशोधित नहीं करोगे तब तक राष्ट्रपति मानेगा? जाके हाथ जोड़ के नहीं मान जाइए, मान ही जाइए। नहीं, आपके निवेदन करने से मानेगा, संविधान में जो लिखा है वो मानेगा। अगर संविधान में संशोधन करके लिख दिया जाएगा तो अब आपको रिक्वेस्ट थोड़ी करना पड़ेगा, हर हाल में उनको परामर्श लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाए, खाली ऐसा हो जाए, तो 60-70% संबंध तो ऐसे सुधर जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सलाह देगा जिससे उसके संबंध पहले से अच्छे हों। देखो एक बात कि यहाँ कोई व्यक्तिगत संबंध की बात तो है नहीं,
लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जिससे वैचारिक मतभेद हो तो रह रह के बवाल होगा। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, पता नहीं कौन है, अच्छा तो इसे समूह बना के परीक्षा दीजिएगा। हाँ, धनखड़। इसके पहले क्या थे ये? राज्यपाल थे। कहाँ के? अच्छा ये नहीं पूछ सकता आपसे? अरे बढ़िया से पूछ लेगा कि वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के पूर्व किस प्रदेश के गवर्नर थे? तो ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और दीदी से भिड़ जाते थे। एक बार तो मुझे याद ही है, ये थे और मुख्यमंत्री दोनों लोग खड़े थे और मीडिया थी और मीडिया के सामने उन्होंने बोल दिया कि देखिए कानून व्यवस्था ठीक नहीं, आप प्रस्तावित करिए। अब राज्यपाल अगर औपचारिक रूप से यह सब बोल दे तो दीदी एकदम तमतमा गई कि तुम हो कौन भैया, किस खेत की मूली हो? मेरे राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है नहीं है उसकी मेरी जिम्मेदारी है, तुम कौन हो बीच में सलाह देने वाले? जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि मीडिया के सामने बेइज्जती हो जाए। ये तो चलता ही रहता है। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसको कानून कानून से नहीं ठीक किया जा सकता। कानून बना के उन रिश्तों को आप कभी ठीक नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कानून से ठीक हो जाएगा? हाँ एक बार ठीक हुआ, बता रहे हैं, ये आजमगढ़ का ही वाकया है। एक पति ने एलिगेट किया कि मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। अब किया जा रहा है कि कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी भारी परेशानी है। कुछ महिलाएं आखिरी प्रताड़ित कर देती हैं। तो अब भाई सर्वाधिकार है उनका, उसने कंप्लेन कर दिया कि मेरे ससुराल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जज महोदय ने कहा कौन कौन कर रहा है? बताया कि मेरी सासू माँ कर रही, क्योंकि वही प्राइम टारगेट रहती है। उनका नाम लिया और फिर अपने ससुर का नाम लिया और अपने हस्बैंड का नाम लिया। अरे बाप रे, तो पूरा गिरोह ही तुम्हारे खिलाफ है, तो कैसे रहोगे बेटा आप? मैंने इन तीन दुश्मनों के विरुद्ध अकेले आप ससुराल में रहोगी कैसे? कहा कि नहीं मुझे रहना है। कहा श्योर हो आप? कहा हाँ। रहो। और दो ठो पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दिया। हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह दो पुलिस वाले बंदूक बंदूक लेके उसके घर पहुंच जाते थे और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि बिना इस महिला की अनुमति के इसके कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो जब तक अलाउड नहीं करेगी कोई कमरे में नहीं आ सकता। अब ये पति पत्नी का रिश्ता चलेगा, है ना? कोई कमरे में नहीं घुसेगा, जिस कमरे में वो रहती है उस कमरे में कोई नहीं घुसेगा। और पूछ के महिला से, अगर वो कहेगी कि हाँ आ सकते हैं तो आएंगे, नहीं तो दो ठो सिपाही बैठे हैं बाहर। तो भैया जी ये सब रिश्ते बंदूक से चलेंगे? नहीं नहीं। तो मुझे लगता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा ही रिश्ता है, जो अगर सौहार्द नहीं है तो नहीं चलेगा और नहीं तो मुसीबत होगी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। दूसरा, चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। यानी निर्वाचन में, चुनाव में जो हारे हुए लोग हैं उनको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा सरकारी आयोग ने कहा। अरे लिखो मत भाई, ऐसा सरकारी आयोग ने कहा। अब व्यवहार में आ जाइए। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव में हारे हुए को ही राज्यपाल बनाते हैं? जब कोई कद्दावर नेता चुनाव उनाव हार जाता है तो पार्टी उसको पुरस्कार देती है। क्या बनाते हैं? राज्यपाल। मनोज सिन्हा जी,
राज्यपाल बना दिए गए। सक्रिय राजनीतिक है ना, चुनाव में गड़बड़ाए तो उनको राज्यपाल बना दिया। और आपके जिले के फागू चौहान साहब, किरण बेदी, बैठो नाम गिनाए बेटा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी, देखो एक बात तय है, एक पार्टी विशेष का व्यक्ति जो पार्टी में हमेशा काम किया हो, पार्टी का सांसद, पार्टी का विधायक, मंत्री रहा हो, और वो चुनाव हार गया हो, उसे आप राज्यपाल अगर बनाओगे तो उसकी भावना किसके साथ जुड़ी रहेगी आप बेहतर समझ रहे हैं। वो उस पार्टी के हितों के लिए ही काम करने की सोचेगा, नहीं सोचेगा भाई, हमेशा उसके दिमाग में रहेगा कि मेरी पार्टी का कैसे हित हो जाए, यही सोचे। इसीलिए मना किया सरकारी आयोग ने कि चुनाव में हारे हुए लोगों को या थके हुए राजनीतिज्ञों को, जो राजनीति करते करते थक चुके हैं, उनको आप राज्यपाल बना के पुरस्कृत न करें। लेकिन वही हो रहा है। अगला पॉइंट, यही सब बवाल की जड़ है बेटा, और कोई है ही नहीं। किसी राज्य का राज्यपाल अन्य राज्यों का होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल कहां का होना चाहिए बेटा? अन्य राज्य, माने उस व्यक्ति का, उस राज्य का व्यक्ति उस राज्य में राज्यपाल ना हो। तो मुझे लगता है शायद इस नियम का पालन होता है। अच्छी बात है, कम से कम इस नियम का पालन तो हो ही रहा है कि उस राज्य का जो व्यक्ति होता है उसको किसी अन्य राज्य में राज्यपाल बनाते हैं। देखिए ना, वो गाजीपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उनको जम्मू कश्मीर का बनाया गया। फागू चौहान इधर के हैं, नॉर्थ ईस्ट में राज्यपाल बनाया गया। तो खैर इस नियम का पालन तो होता है। अगला क्या कहा उन्होंने? हाँ, लेकिन राज्यपाल को पुनः, अगला पॉइंट, राज्यपाल को पुनः सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहिए। राज्यपाल को पुनः, कहा बेटा? सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहिए। मतलब चुनाव हारे तो राज्यपाल हो गए, और फिर अगला चुनाव आया तो राज्यपाल से फिर कूद पड़े मैदान जंग में। ये बात नहीं होनी चाहिए, और दुर्भाग्य से यह बात हो रही है। क्या आपको लगता नहीं कि मनोज सिन्हा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे अब? अरे बस इंतजार तो करिए, बिल्कुल आने दीजिए 2024। उधर से इस्तीफा दे देंगे या कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा, आके चुनाव लड़ेंगे। और एक नहीं बेटा, तमाम उदाहरण है ऐसे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, और सबसे बड़ी परेशानी यही सब संकट का है। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ना बेटा। ये सरकारी आयोग ने रिकमेंड किया, और मुझे लगता है आप देख ही रहे हैं कि इसकी सलाह को शायद नहीं माना गया। एक दो सलाह को छोड़ के, और मुझे तो नहीं लगता इनकी सलाह मानी गई है। कहाँ मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है, कहाँ सक्रिय राजनीति वाले राज्यपाल नहीं बनते हैं, सब हो रहा है। सलाह है, सरकार का मन माने ना माने, नहीं माना। क्लियर है बेटा? अब आइए मुख्य धारा में। किसी राज्य का राज्य, अब नोट नहीं है बेटा, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका में होता है, डबल रोल। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य में क्या होता है बेटा? दोहरी भूमिका में होता है। दोहरी भूमिका नहीं समझते? कोई पिक्चर नहीं देखे हो जिसमें एक ही आदमी दो रोल करता हो? एक ही आदमी जब दो रोल करता है ना, तो गड़बड़ा जरूर जाता है एक रोल, क्योंकि दोनों रोल के साथ 100% जस्टिस करना संभव नहीं है। तो आप देखते हैं जब कोई एक्टर हमारे यहाँ होते हैं, किसी पिक्चर में डबल रोल में होते हैं, तो उनकी एक भूमिका डोमिनेट करती है, एक भूमिका थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो राज्यपाल भी डबल रोल निभाता है, एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। और भाई यही तो रोल है उसके जिम्मे। एक तो राज्य का वह संवैधानिक प्रमुख हो गया,
दूसरा वो केंद्र का प्रतिनिधि हो गया। अब ये दो रोल निभाने में वो किसी एक रोल की ओर ज्यादा झुक जाता है, और मुझे लगता है आप समझ रहे हैं किस रोल की ओर ज्यादा झुकता है। वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपना रोल ज्यादा ही निभाता है। उसके पीछे कारण है कि राज्यपाल के पद से निरीह पद, बेचारा पद इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे सर इतना बेचारा तो नहीं लगता। हाँ है। एक सिपाही को आप उसकी नौकरी से नहीं हटा सकते। एक कांस्टेबल जो विहित प्रक्रिया से परीक्षा पास करके अपनी नौकरी पाया है और बिना किसी कारण के आप उसको पद से नहीं हटा सकते। उचित कारण होगा तभी उसे आप पद से हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते। और राज्यपाल का पद ऐसा है, यूं निकल गया। चुटकी बजाते हुए राज्यपाल को अपना कार्यालय, अपना ऑफिस छोड़ना होगा, निकल जाना होगा। अब आप मुझे बताइए कि कोई पद अगर ऐसा हो जिसके आदेश पे उसने पद पाया है और जिसके आदेश पे एक पल में उसका पद खाली हो जाएगा, वो उसकी गुलामी नहीं करेगा? नहीं करेगा तो रहेगा? बस तुरंत फोन करेंगे, निकलो, अटैची उटैची उठाओ अपना, निकल लो जल्दी से। और उसको ये भी पूछने का अधिकार नहीं है कि काहे, कोई कौन सा गुनाह कर दिया। तो ये बड़ा निरीह पद हो जाता है बेटा, चूंकि वो केंद्र के रहमो करम पे रहता है। कहने के लिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छाओं तक ही अपने पद पर रह सकता है। और राष्ट्रपति की इच्छा आप समझ ही रहे हैं कि राष्ट्रपति की कोई इच्छा तो होती नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा वह होती है जो प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। तो राज्यपाल किसको खुश करता रहेगा? प्रधानमंत्री को। खुश रहें, हम बने रहें, भाड़ में जाए देश और भाड़ में जाए व्यवस्था, हमसे क्या लेना देना है। इसलिए आप देखते हैं राज्यपाल कभी कभी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अभी साउथ में आपने देखा ना, एक राज्य के राज्यपाल ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अब दादागिरी है। अब वहां की सरकार केंद्र के विरोध की सरकार रही होगी, उन्होंने कहा रगड़ो इसको, एक को पकड़ो, पकड़ लिया। आप कौन होते हैं? लेकिन कर दिया ना। सरकार बनाते बनाते समय क्या क्या घुल खिलाते हैं राज्यपाल, वो तो देखा ही होगा। किस पार्टी को बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, इंतजार करते हैं दिल्ली से कोई फोन वोन आया, आ जाएगा तो वही काम कर देते हैं। कोई लाज शर्म हया नहीं होती उसके पास। इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी जिंदगी किसी के हाथ में होती है। इसलिए वो बाकी चीजों की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ परवाह करता है कि जिसके हाथ में मेरी जिंदगी है उसके इशारे का इंतजार करेंगे, जो वो कहेगा हम वही करेंगे। क्लियर है बेटा? लिखें अगला अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 लिखें, वह राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। वह राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है बेटा? मुखिया होता है। अर्थात राज्य के सभी कार्यपालक कार्य, अर्थात राज्य के सभी कार्यपालक कार्य राज्यपाल की ओर से किए जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे? बिल्कुल वही भूमिका है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है ना? आगे लिखो, उसी में जोड़ लो। परंतु वास्तविक कार्यपालक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। अरे वही जो केंद्र में हालत है बेटा। परंतु वास्तविक कार्यपालक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है, जो केंद्र में आपने पढ़ा। ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी।
लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होगी। लगभग वही हालत है। क्लियर बेटा? आगे लिखो आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155 लिखें। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी का नाम लिया था सरकारी आयोग ने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। तथा उसी के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। उसी के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। सामान्य रूप से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से उसका कार्यकाल कितना बेटा? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब मेन मुद्दा जो है उसी पे आते हैं बेटा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेन मुद्दा है राज्यपाल की शक्तियां। जैसे आपने वहां पढ़ा था ना राष्ट्रपति की शक्तियां, वैसे यहां भी पढ़ना पड़ेगा कि राज्यपाल की क्या शक्ति है ना बेटा? संविधान उनको क्या शक्ति देता है। एक हेडिंग बनाइए और यहाँ भी बांट लेते हैं उनके शक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में, एक एक की चर्चा करते हैं। अगला बेटा राज्यपाल की शक्तियां। हाँ, अब ये सब अच्छा प्रश्न पूछते हैं आप। कोई एग्जामिनर पागल नहीं है ना? अगर वह विकल्प देगा तो ऐसा विकल्प तो देगा नहीं कि कोर्ट में उसकी टांग पकड़ के घसीटी जाए। कौन बवाल मोल लेगा भाई? तो राष्ट्रपति के इसका मतलब क्या है नहीं समझ पा रहे हैं। सामान्य रूप से उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन वो 5 साल तभी रह पाएगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। अर्थ यही है इसका कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा, परंतु सामान्य रूप से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब राष्ट्रपति की इच्छा अगर बदल गई बीच में तो भाड़ में जाए 5 साल, विदाई समारोह हो जाएगा, है ना? ये है। इसीलिए मैंने कहा ना बड़ा निरीह पद होता है बेटा, और बड़ा आनंदमय पद होता है। कहने के लिए निरीह है, लेकिन कभी राजभवन में तो जाएं। आप चले जाइए ना फागू चौहान के यहाँ, हम आजमगढ़ के लोगों को बड़ा पसंद भी करते हैं। अगर भाई देवी आप चले गए तो बता दिए कि हम आजमगढ़ से आए हैं, तो डेफिनेटली आपको इम्पोर्टेंस दिया ही जाएगा। काफी पहले ये बाहलगंज के एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, महावीर प्रसाद, मर और गए बेचारे, बहुत पुराने लीडर थे। तो प्राइमरी के अध्यापक थे। पता नहीं कुछ कहते हैं ना, राजयोग अगर लिखा है तो रास्ता तो बन ही जाता है। अब वो प्राइमरी के अध्यापक थे बेचारे, अब थोड़ा पार्टी से लगे हुए थे और चुनाव उनाव जीते और हारे एक आध बार, लेकिन फिर बाद में उनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, तो कांग्रेस सरकार ने उनको हरियाणा और पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तो एक बार जाना हुआ था, तो काफी पहले का मामला है। तो पहली बात की अपने लोगों से भोजपुरी में बात करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। भोजपुरी कोई खराब भाषा नहीं है, बोलना चाहिए, भाषा है हमारी, हमें अपनी भाषा का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो इलाहाबाद में हॉस्टल में थे, तो उस हॉस्टल में पूर्वांचल के ही बच्चे होते थे, वहाँ कोई खड़ी बोली नहीं बोलता। हॉस्टल के अंदर आपस में जो भी कम्युनिकेशन होता था वो भोजपुरी में होता था। यही हमारी पहचान थी, यही हमारी पहचान थी। हाँ, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति के साथ भोजपुरी में बात नहीं करते, लेकिन आपस में तो खूब प्यार से बात होती थी, एकदम अपना अंदाज जो इधर का था।
और ये कि अगर बाहर किसी ने भोजपुरी में बोला तो लोकल लोगों के कान खड़े हो जाते थे। वो दबंगई और गुंडई की परिभाषा थी कि अगर किसी बच्चे ने बाहर के किसी व्यक्ति के साथ भोजपुरी में बोला तो उनके कान खड़े हो जाते थे कि बवाल हो जाएगा। तो जगह जगह जरूरत पड़ने भोजपुरी बोलते थे बाहर भी, क्योंकि सुनते उनके होश उड़ जाते थे कि पूर्वांचल का दाकड़ आदमी भी बवाल होगा यहीं। तो खैर अपनी भाषा जो है ना बेटा, वो कोई हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमको लगता है भोजपुरी बोल देंगे तो लोग कहेंगे बड़ा देहाती टाइप का आदमी है। देहाती होना गुनाह है क्या? नहीं भैया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है यहाँ, तो 20,000 महीना कमाने वाला ना जो अंग्रेजी बोलता है कि पूछो मत। अगर यहाँ 50,000 60,000 रुपये महीने की इनकम हो ना तो ऐसा लाइफ स्टाइल जिएंगे जैसे लगेगा कि सीधे इंग्लैंड से ही आए हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। उनके घर में जाइए तो देखिए उसे दुनिया भर का ताम झाम ये दिखाएंगे जैसे वो यूरोप से आ गए हैं सीधे। और उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यू कांट इमेजिन। आज की डेट में गांव में जिसके पास 50 बीघा खेत है, बस जोड़ लो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। अगर आज की डेट में गांव में किसी के पास 50 बीघे का खेत है, अभी बहुत लोग हैं जिनके पास है, उनकी हैसियत कितनी आपको पता है? ये अलग बात है कि उनके जीने का ढंग अलग है, गौरी अंदाज में जीते हैं, बिना चप्पल जूते के भी चल सकते हैं। इसे उनकी हैसियत का मत आंकना, खड़े खड़े खरीद लेंगे आपको। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव में एक साहब है, उनके पास आज की डेट में लगभग 100 बीघे खेत है। एक बीघे में 20 बिस्सा होता है लगभग। 5 लाख बिस्सा भी अगर आप देखते हो तो 1 करोड़ का तो हो ही गया ना एक बीघा। और 100 बीघा खेत है तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ऐसे ही दिख रही है। लेकिन हाँ, जीवन जीने का ढंग उनका अलग होता है। गंदा संदा धूल मिट्टी है, वही जीवन है। वो कोई बुरी जीवन नहीं है उनके जीवन का, वो डर रहा है। लेकिन उनका कपड़ा और उनका रहन सहन देख के बहुत 3-5 के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बिक जाएंगे खड़े खड़े। हाँ बिल्कुल। तो वो हमारा अंदाज है, वो हमारी स्टाइल है। वो भोजपुरी बोलते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गड़बड़ लोग हैं। तो भोजपुरी खूब बोलते थे, अपने लोगों के बीच में जरूर बोलते थे। तो एक बार हम लोगों का जाना हुआ तो थोड़ा इंपॉर्टेंस भी देते थे अपने लोगों को। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि थोड़ा पद वद मिल जाता है तो थोड़ा ऐठन हो जाती है और अपने लोगों को भूल जाते हैं। भाई एक तो चर्चा हो ही रही है आजकल। कौन? मैडम एक हैं, एसडीएम होते ही सब कुछ भूल गए, गवर्नर होके कोई नहीं भूल पाया। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा, उनके शब्द हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उनका मतलब यही था कि मैंने आके फोन काहे नहीं किए। तो एक्चुअल में हुआ ये कि कोई फोन उन तो किया नहीं, सीधे हम लोग पहुंच गए। तो वो ये कह रहे थे कि फोन किए होते तो हम राजभवन की गाड़ी भेजे होते, फिर देखते कितना आनंद आता है। राजभवन की गाड़ी अगर सड़क पे दिख रही है, खाली जा रही है, तो भी उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। राजभवन की गाड़ी का प्रोटोकॉल है, पुलिस वाले स्कॉट करेंगे। जहां जहां से गुजरेगी गाड़ी वहां वहां का प्रशासन आपको अटेंड करेगा। तो उनका यही कहना था कि कहे होते तो थोड़ा अपना रुतबा दिखाए होते, गाड़ी भेजते, फिर दोनों को भी अच्छा लगता। हुआ कि नहीं नहीं सब ठीक है। तो गेस्ट हाउस रहता है उन लोगों का, बढ़िया गेस्ट हाउस रहता है। तो उसमें उन्होंने रुकने उकने की व्यवस्था किया। फिर ये हुआ कि कहीं घूमने उमने का इरादा है, तो ये हुआ कि इधर ही सब आसपास कुल्लू मनाली उनाली हिमाचल प्रदेश वगैरह है, कोई परेशानी नहीं है। गवर्नर हाउस की गाड़ी लेके जाइए और साहब डेफिनेटली इतना प्रोटोकॉल मिला कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे लगता था कि हम लोग तो मंत्री मंत्री हो गए भाई। तो गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है बेटा, उसके पास शक्ति हो ना हो अलग बात है, लेकिन उसका बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, बहुत बढ़िया उसकी व्यवस्था होती है। हम लोग मित्र IFS थे, एक्चुअल में उन्हीं को कुछ अपनी बात कहनी थी। वो इतने घबराए हुए थे। अच्छा, गवर्नर साहब को बिल्कुल पता नहीं था कि इसमें 5 लोगों में कौन क्या है। भाई वो 2-3 लोगों को पहचान रहे थे, बाकी तो पहचान नहीं रहे थे।
तो बिहेव वैसे ही कर रहे थे जैसे बाकी के साथ व्यवहार कर रहे थे अपनत्व वाला। उसमें एक आईएफएस थे, वहीं हरियाणा कैडर के थे, तो उनको थोड़ा सा बात करनी थी, तो बैठने उठने के लिए उन्होंने बोला तो सब लोग तो बैठ हो ही गए, वो बैठ ही नहीं रहे हैं। अब भाई गवर्नर के सामने वो कैसे बैठ जाए? तो फिर उनको लगा, कहा कि अरे काहे नहीं बैठो, बैठो भाई। तो खैर वो बैठे बैठे, वो अपना प्रोटोकॉल देख रहे थे कि एक आईएफएस गवर्नर के सामने कैसे बैठ जाए। तो फिर उन्होंने पूछा उछा कि नाश्ता पानी हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या आप कैसे ये हुआ कि आए थे घूमने फिरने, फिर बताए कि हम लोगों के मित्र हैं और इनका एक छोटा सा काम है। तो उनका कि बताइए। तो काम क्या होता है? ट्रांसफर। तो वही बोला गया, तो कहा कि तुरंत उन्होंने अपने सचिव को बुलाया, कहा कि भाई जरा सा सहेज हो। मिल गया उनको जो वो चाह रहे थे, वो हो गया। तो यही सब होता रहता है, तो इतना भी बेचारा पद नहीं होता। मेरा बेचारा का अभिप्राय था कि केंद्र के सामने वो बेचारा हो जाता है, राज्य में बेचारा थोड़ा ही होता है। सीने पे सवार हो जाता है मुख्यमंत्री के। अब जाके देख लो ना, जहां जहां दूसरी पार्टी की सरकार है वहां क्या क्या गुल खेल रहा है। 12 आगे बढ़े बेटा, जरा लिस्ट बनाइए। पहला, प्रशासनिक ऑब्लिक कार्यपालक शक्ति। विधायी, अगला बेटा विधायी शक्ति। प्रशासनिक ऑब्लिक, ऑब्लिक माने एक लाइन खींच दो या लिख लो कार्यपालक शक्ति। ठीक है बेटा। दूसरा विधायी शक्ति। तीसरा न्यायिक शक्ति। चौथा विवेकाधीन शक्ति। चौथा क्या बेटा? विवेकाधीन शक्ति। तो इसी को बेटा बारी बारी से पढ़ना है, तो कोशिश किया जाए, देखा तो चर्चा हो ही जाए। पहली हेडिंग बना लें, प्रशासनिक व कार्यपालक शक्ति। हो गया बेटा? तो जैसा वहां पे देखा था वैसा यहां भी देखना पड़ेगा, है ना? लिखें, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होने के कारण, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होने के कारण वह अनेक नियुक्तियां करता है। राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होने के कारण वह अनेक नियुक्तियां करता है। क्लियर है बेटा? तो जो नियुक्तियां करता है उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है। तो पहला, अनुच्छेद 164 के अनुसार वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार वह किसकी बेटा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है बेटा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर, उसी में बेटा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वह राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, वहां पे कौन थे बेटा? अटॉर्नी जनरल। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
वह राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। केंद्र में इस तरह के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। वहां न्यायवादी हैं, यहाँ महाधिवक्ता है, ये ध्यान रखिएगा और घालमेल मत करिएगा। क्लियर है? आगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राज्यपाल करता है। आपके राज्य का लोक सेवा आयोग कहाँ है? हम लोग तो इलाहाबाद ही बोलते हैं, प्रयागराज में है। वेरी गुड, ठीक है बेटा। वही जो पीसीएस उसेस की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कराते हैं। आगे बेटा, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, अब नोट बनाना पड़ेगा बेटा, 2 ठो बनाइए और उसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। नोट नंबर 1, पहले सुन लो थोड़ा। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 311। निगाह में आ रहा है? याद कुछ आ रहा है? और 311 तो होगा ही होगा, 395 के बीच में तो ही है। 311 में ये लिखा है कि जो पदाधिकारी नियुक्ति करता है वह या उससे वरिष्ठ पद मुक्त कर सकता है। कहीं चर्चा आपसे किया था, भूल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल से छोटा पदाधिकारी तो हटा नहीं सकता। अब राज्यपाल से बड़ा पदाधिकारी हटा सकता है और राज्यपाल से बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति है। एक ध्यान रखना, बड़ी मजेदार बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, परंतु राज्यपाल नहीं हटाता, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है बेटा कि इस पद पे कार्य करने वाला व्यक्ति थोड़ी सुनिश्चितता से काम करे, क्योंकि यहाँ राजनीति ना घुस जाए। क्योंकि यहाँ राजनीति घुस जाएगी बेटा तो एसडीएम ओसडीएम जिसको चाहेंगे उसको बना डालेंगे। अरे भैया, ये लोग ब्यूरोक्रेट मेकर्स हैं। संघ लोक सेवा आयोग आईएएस आईपीएस इत्यादि की नियुक्तियां कर देता है। नियुक्तियां तो नहीं करता, भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है, लेकिन उसका मतलब जान लो कि नियुक्ति हो ही जाएगी। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग आपकी पीसीएस परीक्षा लेता है, और यहाँ अगर थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हुआ बेटा तो एसडीएम तो ऐसे ही बना देंगे चुटकी बजाते हुए। इसलिए कहा गया कि थोड़ा ये सुनिश्चितता से काम कर सके, इनके ऊपर राज्य प्रेशर न डाल पाए, इसलिए कहा गया कि आप निश्चिंत होकर काम करिए, आपको राज्य तो कम से कम नहीं हटा पाएगा। अरे गवर्नर नहीं हटा पाएगा मतलब मुख्यमंत्री नहीं हटा पाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि जब यहाँ पे हमारी सरकार का परिवर्तन हुआ था प्रदेश में, तो पिछले जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो अखिलेश जी की सरकार में नियुक्त हुए थे। उनके नाम के साथ वाई लगा था और उनके ऊपर बड़ा एलिगेट लगा दिया। बीजेपी की सरकार ने बड़ा ढेर सारा एलिगेशन लगा दिया कि किसी जाति विशेष के लोगों का ही नियुक्ति हो रही है। आप भी देखोगे सोशल मीडिया वगैरह पर। अब हकीकत है कि नहीं है ये तो आप प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ये एलिगेशन उनके ऊपर जरूर लग गया कि अभी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं इसमें किसी जाति विशेष के लोगों की नियुक्ति हो रही है। अब एलिगेशन तो आज भी लग रहा है, वो तो हमेशा लगता रहता है, कुछ बना भी रखने, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी बचा था। एलिगेशन लगा दिया, मुख्यमंत्री आखिरी नाराज थे, लेकिन कोई नहीं हटा पाया, क्योंकि हटा ही नहीं पाएंगे। हटाएंगे राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे कह के हटवा दिए होते, जुगाड़ तो है ही है। नहीं तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। वही प्रक्रिया
राष्ट्रपति हटाएंगे तो ऐसे थोड़े है कि बोल दिए कि हट जाओ भाई, हट जाएंगे। उसका प्रावधान यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 145 में वर्णन है कि अगर कोई एलिगेशन लगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा, और जांच में अगर मामला सत्य पाएगा तब राष्ट्रपति हटाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय एलिगेशन को अगर गलत सिद्ध कर दिया तो भी राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। तो मामला इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि बस उनसे यही कहा गया कि भाई आप हट जाइए, रिजाइन दे दीजिए। कहा नहीं दूंगा, हटा के दिखाओ। नहीं हटा पाए। जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तभी हटे। ये सब बेटा, तो अगर इस सब में राजनीति आ जाएगी, ऐसे निकायों में अगर राजनीति आ जाएगी बेटा, तो तकलीफ हो जाएगी सारे बच्चों को। वैसे ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन अगर किसी को दिखा हो तो बात अलग है। देखें, पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन बेटा? राज्यपाल नहीं हटा पाएगा या नहीं हटा सकता। उन्हें राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति ही पद से क्या कर सकता है बेटा? हटा सकता है। क्लियर है? लेकिन हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ही हटा सकता है। तो प्रक्रिया क्या है वो भी लिख लो। अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा, उसके उपरांत ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएगा। उन्हें क्या करेगा बेटा? पद से हटाएगा। क्लियर है? अच्छा, नोट नंबर 2, ये आजकल खूब घुमा फिरा के पूछ रहे हैं आपसे, तो मैं आपका विजन क्लियर कर दूं। वैसे आपका विजन ऑलरेडी क्लियर होगा। राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है? बस एक काम है, स्थानीय निकायों का चुनाव कराना, और कोई काम नहीं है। और ये आपसे खूब पूछा जा रहा है, जैसे नगर पंचायतों का और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना ही राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। तो एक ने कहा कि बाकी जो चुनाव होता है वो किसका काम है? वो केंद्रीय चुनाव आयोग का काम है, मुख्य चुनाव आयोग का काम है। तो कौन कौन सा काम? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। ये चुनाव कराता है कौन बेटा? केंद्रीय चुनाव आयोग, या उसको खाली चुनाव आयोग हम लोग बोल देते हैं। और स्थानीय जो चुनाव कराना होता है ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। यही मैं सोच रहा था क्लियर हो जाता आपके लिए तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि यही पूछ लिया इस बार। यही सब पूछते रहते हैं अनवन चीजें। क्लियर है बेटा? और एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए कि राज्य चुनाव आयोग की अधीनता में नहीं काम करता। जैसे आपके दिमाग में यह होगा कि जो मुख्य चुनाव आयोग होगा वही इनके ऊपर नियंत्रण करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अलग दुनिया है, मेरी अलग दुनिया है। यहां इनको कोई आदेश निर्देश नहीं, वही लिखना है बेटा। लिखें, राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराता है। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों का, तो स्थानीय निकाय बेटा दो हैं हम लोग के यहाँ, बोले? एक ग्राम पंचायत है, एक नगर पंचायत है। ग्राम पंचायतें भी 3 स्तरीय, नगर पंचायत भी 3 स्तरीय। हम पढ़ाएंगे बेटा, पंचायती राज आपको पढ़ना है। तो ग्राम पंचायतों में कौन है? स्थानीय सुशासन में तो ग्राम पंचायत पहला,
फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। नगरीय निकाय भी 3 स्तर का है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो 3 स्तर इधर भी और 3 स्तर इधर भी, तो लिख लें। अर्थात ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों का निर्वाचन कराता है। ग्राम पंचायतों माने ग्राम पंचायत नहीं, जो रूरल बॉडी है उसकी बात हो रही है। नगर पंचायत माने अर्बन बॉडी जो है, नगरीय निकाय जो है। एक को ग्रामीण निकाय कहते हैं, एक को नगरीय निकाय कहते हैं। ग्रामीण निकाय भी 3 स्तरीय है, नगरीय निकाय भी 3 स्तरीय है। यानी इन सब का चुनाव कौन कराता है बेटा? राज्य चुनाव आयोग। क्लियर हुआ? तो आज यही समाप्त करेंगे बेटा, फिर मंडे को मिलेंगे। मंडे को मुझे लगता है आपकी दोनों क्लास होगी, संविधान की भी होगी और भूगोल की होगी। थैंक यू बेटा।